चैप्टर नंबर 7, ठीक है ना आपका चैप्टर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन, ठीक है। इस चैप्टर को हमको पढ़ना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। चलो पहले हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। नहीं, इसके पहले थोड़ा सा जस्ट एक चीज देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मास मेरा नॉन डिफॉर्मेबल हो, मास मेरा क्या हो, नॉन डिफॉर्मेबल हो, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आता था मेरा, एम ए। ये मेरे पास था, कंडीशन क्या थी, मास मेरा नॉन डिफॉर्मेबल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में मेरा नेट फोर्स इक्वल टू क्या, एम ए। चलो यहां देखते हैं अब, क्या ये जो फार्मूला है फोर्स, ये लॉ है, क्या है आपका, लॉ है, क्या दुनिया की किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है क्या, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, देखो लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, समझे ना। अगर मान लो उसका मास कांस्टेंट हो तो एप्लीकेबल है, मास नॉन डिफॉर्मेबल हो तो ये वाला उसका एप्लीकेबल होगा। यानी ये फार्मूला पूरा का पूरा क्या है, कहीं के लिए भी हर एक बॉडी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। पर ये जो फार्मूला है आपका, ये पूरे हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर एक बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ मेरा जो फार्मूला है एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, एक पॉइंट मास के लिए। इसके लिए एप्लीकेबल है एक पॉइंट मास के लिए, ठीक है ना, एक पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर वही अगर केस आ जाता है क्या, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अगर मैं बात करूं किसका, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो यहां के लिए अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, तो यहां के लिए ये फार्मूला जो आपका है एफ इक्वल टू एम ए, ये एप्लीकेबल नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये पूरा का पूरा फार्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था एफ इक्वल टू एम ए, ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, आपके एक पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए, ठीक है। ये पॉइंट मास के लिए क्या है आपका, एप्लीकेबल है। चलो थोड़ा देखते हैं हम लोग एक चीज, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या इसी को हम लोग को क्या बोल सकते हैं आपको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या इसी को मैं क्या बोलता हूँ आपका, रिजिड बॉडी। बस में सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलूँ, या किसी को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी क्या होता है देखते हैं हम लोग, ये रिजिड बॉडी आपका क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। रिजिड बॉडी बोल दो या आप क्या बोल दो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो थोड़ा सा नाम से देखो, या अगर मेरे पास एक पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है सिंगल, क्या एक सिस्टम होगा क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, नहीं, कम से कम एक से अधिक होने चाहिए ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक सिंगल सिस्टम हो सकता है लेकिन एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो नहीं हो सकता ना। तो अगर मान लो, अब थोड़ा सा यहीं देखते हैं हम लोग, ये डस्टर है आपका, ठीक है, ये डस्टर है, ठीक है। तो ये डस्टर है, क्या एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास है क्या, नहीं, ये पॉइंट ऑफ मास नहीं है, ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ मास से क्या मिलकर बना हुआ है, बना हुआ है। तो ये जो डस्टर है आपका, ये इनफाइनाइट आपके, इनफाइनाइट क्या आपके पॉइंट मास से मिलके बना है, बस समझ रहे, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ मास से मिलके बना हुआ है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, किसको, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट मास से मिलके बना हुआ है। अब ये देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो ये कहलाएगा, पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी एक स्पेशल केस होगा जिसको देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मेरे दो टाइप्स के आ जाएंगे।
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मेरे दो केस होंगे। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उस बॉडी को मैं क्या बोल सकता हूँ, उस बॉडी को, अगर कोई भी बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा अपना आवाज देना थोड़ा खोल के रिश्वाचा। चलो ठीक है, देखो ये जो चेन है इसका, ठीक है ना आपका, ये भी किसका है, ये भी आपका क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और ये भी आपका क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये दोनों क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। बस समझना, तो दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल है यानी सिस्टम। लेकिन ये क्या है, ये आपका कुछ फ्लेक्सिबल है और ये कैसा है, रिजिड है। तो इस टाइप से मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक क्या, एक रिजिड बॉडी, हाँ थोड़ा सा रुको एक मिनट, रिजिड को मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, ठीक है। एक आपका फ्लेक्सिबल बॉडी और दूसरा क्या आपका रिजिड बॉडी। पास में एक फ्लेक्सिबल बॉडी और दूसरा क्या, रिजिड बॉडी, ठीक है। यानी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, ये दो टाइप का हो सकता है, एक फ्लेक्सिबल बॉडी हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका रिजिड बॉडी हो सकता है। अब देखो फ्लेक्सिबल बॉडी किसको बोलेंगे, अगर कोई मेरे पास एक बॉडी है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, अगर उस पर मैं फोर्स लगाता हूं, उस पर मैं क्या कर सकता हूं, फोर्स लगाता हूं, तो उसमें क्या आ सकता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्या हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन आ गया, या उनकी पोजीशन रिलेटिव एक दूसरे से पोजीशन उनकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसे लेट सपोज करो कि अगर मान लो एक आपका चेन का ये वाला सिरा है और ये वाला सिरा है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अभी आप मान के चलो कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये टॉप और ये स्टार्टिंग वाला। लेकिन ऐसे मैंने इसको फोर्स लगा के इसको दोनों को एक पास लेके आ गया। अब इन दोनों के बीच में बताओ डिस्टेंस कितना है, 0। डिस्टेंस कितना है, 0। और अब 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना, यहां से और यहां तक। और अब क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी जो फ्लेक्सिबल बॉडी होता है उसमें अगर आप फोर्स लगाते हो तो जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके, उनकी जो रिलेटिव पोजीशन होती है आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे देखो अभी 5, अभी कुछ 4, 3, 2, 1 और क्या फाइनली 0, ऐसा हो गया। बस है। तो यानी फ्लेक्सिबल बॉडी इनमें क्या हो सकता है, इनमें इनकी रिलेटिव पोजीशन जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, आपकी चेंज हो सकती है। और अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं, ठीक है ना, अब बताओ अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, इस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, ठीक है, इस पे अगर फोर्स लगाता हूं तो बताओ ये और ये, इनकी जो पोजीशन है उनमें कोई भी रिलेटिव पोजीशन है जो इनके पार्टिकल्स की, उनमें कोई भी चेंजेस ना है, ठीक है ना, कोई भी चेंजेस ना है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो आइडियल केस में अगर बात करूं तो कोई भी बॉडी प्योर क्या होगा, रिजिड नहीं होगा, क्योंकि आप चलो हल्का फोर्स नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो इसमें भी कुछ चेंजेस आएगा। तो आइडियल कंडीशन में, अगर मैं आइडियल कंडीशन की बात करूं तो आइडियल कंडीशन में आपको परफेक्ट रिजिड बॉडी कोई भी नहीं मिलेगा। बात समझ गए। लेकिन हमारा यहाँ रिजिड बॉडी कहने का सेंस ये है, किसी भी बॉडी को अगर मैं रिजिड बॉडी करूंगा, देखो आइडियली परफेक्ट तो कोई होगा नहीं। और अगर मैं बात करूं तो आइडियली एक चीज आप देखो, आइडियली कोई मोशन में भी नहीं है, समझ गए। लेकिन मोशन में देखने का क्या नजरिया होता है, हमारे रिस्पेक्ट में ना, अगर मान लो कोई ट्रेन चल रही है और अगर आप ट्रेन के अंदर ही बैठ गए हो तो ट्रेन को क्या बोलोगे, रेस्ट। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर हो तो उसको क्या बोलोगे, मोशन में, ठीक है। तो इसी तरह जो रिजिड की जो डेफिनेशन होता है ना, जो रिजिड का डेफिनेशन होता है, ये भी हम लोग रिलेटिव टर्म देते हैं, लेट सपोज करो कि मैं इस पे फोर्स अप्लाई किया, मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, कोई एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन किया, यहां पे मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मुझे पता है इतने फोर्स में इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस केस में बॉडी क्या हो गया मेरा, रिजिड, समझिए ना। तो रिजिड जो हम लोग डिफाइन करते हैं, बार बार जो शब्द रिजिड डिफाइन करते हैं, ये भी आपका क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। आप जो पार्टिकुलर जो फोर्स लगा रहे हो या जो पार्टिकुलर उस पर फोर्स लग रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उसमें क्या हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। बात समझे ना, क्लियर है ना। चलो तो ये क्या होगा आपका, हाँ, तो ये आपका क्या होने वाला है, एक रिजिड बॉडी, ठीक है ना। यानी इसकी अगर बात करूं तो रिलेटिव
पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉडी, समझ गए ना, या फोर्स ही बोल दो, ठीक है ना। फोर्स में भी मतलब इंटरनल भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पर यहां पे रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स नॉट चेंज व्हेन वी अप्लाई फोर्स। बात समझ गए? व्हेन वी अप्लाई फोर्स, समझ में आया? और पूरा का पूरा जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में जो भी देखो आपका क्या था, एक रिजिड बॉडी और क्या, चैप्टर का नाम क्या बोलूं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो वही बना था, एक डस्टर था जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मेरे दो टाइप के आ जाएंगे, एक फ्लेक्सिबल बॉडी और क्या, एक रिजिड बॉडी। बात समझ गए? तो ये तो हो गया आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसकी करते हैं किसकी, रिजिड बॉडी की, रिजिड बॉडी की हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब इस रिजिड बॉडी का हमको अलग से स्टडी करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। क्या जो हमारा जो न्यूटन्स का जो लॉ लगाया था हमने, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, क्या यहाँ पे के लिए एप्लीकेबल नहीं था क्या वहीं से काम नहीं चल सकता था क्या? मान लो यहाँ पे भी हम लोग फोर्स वगैरह ही कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ एक्सेलरेशन वगैरह, फोर्स वगैरह, तो ये आखिर हमको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ गई, थोड़ा सा अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे। और F इक्वल टू जो MA है, ये यहाँ पे के लिए, इसके लिए क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अगर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इन सेंस लॉ, अगर कोई भी आपका लॉ बना हुआ है, ठीक है ना, लॉ बना हुआ है, तो लॉ के केस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। लॉ क्या होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। यानी अगर ये रिजिड बॉडी के लिए केस, अगर रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इट मीन ये लॉ नहीं होगा, ये लॉ नहीं होगा। लेकिन ये लॉ तो है ना। तो आखिर थोड़ा सा देखते हैं, चलो अभी आगे क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, ये आप पकड़ लो इसको। लेट सपोज करो मैंने एक रॉड लिया, ठीक है, एक आपका कलर है, चलो एक रॉड ले लिया, ठीक है, यहां पे इसको हिंज कर दिया, पिन अप कर दिया, ठीक है, ठीक है, पिवोट कर, यहाँ पे एक पिन लगा दिया। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस रॉड को मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। मतलब इसको, ये सेंटर, सॉरी एक्सिस नहीं, इस सेंटर के अबाउट मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब इसको मैं रोटेट करना शुरू करूंगा तो कुछ ऐसा गया, ठीक है, चलो अब इसमें आपका मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लोकेट करता हूं। एक मान लो, एक आपका पॉइंट P1, एक पॉइंट P2 और एक पॉइंट P3, ठीक है ना, एक पॉइंट P3, ठीक है ना, एक पॉइंट 3, ठीक है, P1, P2 और P3। और ये मैंने ले लिया आपका, ये मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस
और ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। चलो अगर मैं बात करूं वाई कोऑर्डिनेट P1 का, P2 का और P3 का, ठीक है ना। अभी इनिशियल में बोलो तो वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, वाई की बात करूंगा मैं, तो P1 का, P2 का और P3 का, ये तीनों क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ लो, तीनों क्या होने वाला है, P1, P2 और P3 तीनों क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अगला अप्रोच क्या करूंगा, मैं इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब ये आपका एक सिंगल पॉइंट मास है नहीं, एक रिजिड बॉडी है, तो इस पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस पूरे बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूं, तो इस बॉडी के लिए फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। अब बॉडी के लिए जब फोर्स कांस्टेंट हो गया, लेट सपोज कर लो कि इस बॉडी पे मैं फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूं आपका, ये मैंने अप्लाई किया कितना, 10 न्यूटन, ठीक है ना। P1, P2, P3, ठीक है, P1, P2 और P3, इनकी पोजीशन क्या थी, y में 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0 थी पोजीशन। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, हाँ, तो मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया, 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई इस पे कर दिया। अब ये 10 न्यूटन बताओ, ये एक सिंगल बॉडी है ना, यानी 10 न्यूटन सब पे, चलो इस पे मैं अप्लाई कर दिया। अब 10 न्यूटन के अगर फोर्स लगा तो थोड़ा सा मैं देखता हूं, अब बॉडी कुछ वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो चलो ये वाला की अगर बात करूं तो ये P1 आपका पहुंचा है यहां पे, P1 आपका यहां पे, P2 कहां पे, आपका यहां पे, और P3 आपका यहां पे पहुंच जाएगा ना। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं, देखो P1 था पहले यहां, और यहां से ये देखो, ये इस हाइट तक P1 पहुंचा है, ठीक है। अरे वाई में इतना ही उठा ना, पहले 0 था, अब इतना उठ गया P1। अगर मैं P2 की बात करूं तो ये यहां से मान लो यहां तक आपका क्या है, तो ये आपका इतना उठ गया, P1 P2 उड़ गया। और अगर मैं P3 की बात करूं तो ये इतना चला गया। बेटा बताओ, क्या वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल का सेम है क्या, फोर्स तो सेम था, एक कांस्टेंट फोर्स मैंने अप्लाई किया था, फोर्स आपका सेम था, पर क्या डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है क्या। तो यानी अगर मान लो, लेट सपोज करो कि F इक्वल टू ma से जो मैंने निकाला था, ठीक है ना, यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं F/m, और एक्सेलरेशन निकाल के अगर यही वाला एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मैं मान लिया कि ये एक्सेलरेशन पूरे बॉडी का है, और यही वाला एक्सेलरेशन यहां के लिए भी अप्लाई करूं, यहां के लिए भी अप्लाई करूं, यहां के लिए भी अप्लाई करूं, अगर सेम एक्सेलरेशन होता तो सेम रिजल्ट आता, यानी एक्सेलरेशन यहां क्या होगा, कम, यहां क्या होगा, थोड़ा ज्यादा, और यहां पे क्या होगा, ज्यादा। यानी एक ही बॉडी में डिफरेंट एक्सेलरेशन आ गया, आगे कि नहीं है क्या, बात समझ रहे हो। तो एक ही बॉडी में आपके डिफरेंट एक्सेलरेशन आ चुके हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा कम। अभी तो इनिशियल क्या है, यू सबका क्या है, 0, यू सबका क्या है, 0, तो ये कुछ कम, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा। अब बताओ, अगर क्या, अब ये बताओ कि F इक्वल टू m में, ठीक है ना, क्या ये एप्लीकेबल है इसके लिए, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि F इक्वल टू ma से अगर मैं मान लो एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ वाई डायरेक्शन में, और अगर वाई डायरेक्शन में अगर मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन निकाले, तो उसके अकॉर्डिंग तो सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए, पर सबका क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सबका क्या आ रहा है, तो डिफरेंट है। यानी जब ये न्यूटन्स लॉ को हमने जब अप्लाई करना शुरू किया, किस पे, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, अब मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ना बोल के सीधे बोलूंगा रिजिड बॉडी पे, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इस न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना शुरू किया, कहाँ पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे, या आप बोलो रिजिड बॉडी पे, तो वहां पे मैंने देखा कि ये न्यूटन्स जो लॉ था वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और इसको, ये लॉ है और लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, वो हर जगह क्या होता है, वैलिड होता है।
यानी क्या, फिर हमको इसकी डीप स्टडी करने की रिक्वायरमेंट पड़ी और उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, यहां तक समझ में गया ना? चलो, हाँ, एक चीज था जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, इस पे या जो रिजिड बॉडी था इस पे न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड चीज देखो, अगर जो न्यूटन्स लॉ जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे वो हम लोग एक पॉइंट मास के लिए अप्लाई कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? एक पॉइंट मास के लिए। और पॉइंट मास होता क्या है? पॉइंट मास एक्चुअली कोई, जिसे हम लोग दिखाते हैं ना, ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट नहीं है। अगर आपने दिखा दिया तो पॉइंट रहा ही नहीं। पॉइंट अगर आप पढ़ोगे वहां पे यूक्लिड्स में पढ़ोगे, यूक्लिड ज्योमेट्री ने, यूक्लिड ने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था, यूक्लिड ने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था ना। तो पॉइंट का मतलब होता है एक आइडिया, समझ गए ना, एक आपका विजुअलाइजेशन कि हाँ वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है, समझ गए ना। उसका शेप साइज नहीं है। और जैसे हम लोग लोकेट करते हैं, जैसे मान लो आप पेन से कितना भी आपका माइन्यूट पेन है, अगर आपने जैसे कर दिया, ये मान लो हल्का सा भी कर दिया, तो क्या है आपका पॉइंट नहीं है। जैसे देखो बता रहा हूं, जैसे पॉइंट होगा क्या, जैसे ये आपका है, ठीक है ना। अब ये आपका, ठीक है, अगर आपने ये कर दिया, ये छोटा सा ये है ना, तो ये आपका पॉइंट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी कुछ उइड्थ आ गई, शेप साइज आ गया। मतलब देखो पॉइंट होगा क्या, किसी का थोड़ा सा ये है क्या क्लियर? एक मिनट, कॉपी थोड़ा सा वाइट वाला पेज देखो, हम लोग पॉइंट शो करते हैं, ये शो करते हैं ना, तो ये पॉइंट एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं होता है। हमको अब लोकेट करना है तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ना कि उसका शेप हो और ना ही साइज हो। तो इसमें तो आपको दोनों मिल जाएगा ना। अरे एटम की शेप साइज हम लोग निकाल लेते हैं, तो उससे तो एक अरबों गुना ज़्यादा बड़ा है, बात समझ गए ना। यानी पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट नहीं है। पॉइंट जानते हो क्या होगा? जैसे आप देखो, मैं यहाँ में बना रहा हूँ, पॉइंट होगा। जैसे ऊपर में बना रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका इस सर्किल के अंदर में बना रहा हूँ, इसमें पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है। देखो दो सर्किल है, देखो नीचे वाले में पॉइंट बना रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट का मतलब ये जो मैंने बनाया, ये इसमें ऊपर वाले में देखो, एक मिनट, ये सी वाला सर्किल है। अब इसमें मैंने बीच में कुछ बनाया, दिख रहा है? हाँ, तो यही पॉइंट है। दिख गया तो पॉइंट नहीं है, बात समझे ना। अगर दिख गया तो पॉइंट नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप से, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप से भी आपको दिख गया तो पॉइंट नहीं है। तो ये जस्ट एक आइडिया होता है, हम लोग अपना कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक बात करूं, तो ये जो न्यूटन्स लॉ जो एप्लीकेबल था, ये आपके किसके लिए एप्लीकेबल था? ये आपके पॉइंट मास के लिए क्या था? एप्लीकेबल था, समझ गए ना। हाँ, अच्छा एक बताओ, अगर पॉइंट मास है, क्या उसका रोटेशन हो सकता है क्या? अगर एक मेरे पास एक पॉइंट मास है, तो क्या उसका रोटेशन हो सकता है क्या? होगा। कहां से होगा रोटेशन? जब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसका रोटेशन कहां से होगा? लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं, एक जैसे मान लो यहां पे मैंने बोला, देखो यहां पे अगर मैंने बोला ये जो पॉइंट है, इसका रोटेशन हो सकता है क्या? अरे जब रहेगा तब तो होगा, बात समझे ना, वो इतना समझ। लेकिन हाँ, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट पॉइंट अपनी बात से मिलकर बना हुआ है, तो अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब पॉइंट को इतना छोटा माना गया, इतना ज्यादा छोटा माना गया कि जिसके बारे में आप, जिसका कुछ निकले ही ना, समझ गए। लेकिन अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जो कि आपके इनफाइनाइट से मिलकर बना हुआ है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में स्पेशली क्या, आपका एक रिजिड बॉडी, ठीक है ना, एक क्या रिजिड बॉडी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपका स्पेशली क्या, आपकी रिजिड बॉडी। तो इसका देखो, इसका रोटेशन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसमें क्या होता है, इसको अगर मान लो मैं यहाँ पे पिनअप कर दूं, यही है, देखो ये आपका है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसका रोटेशन भी क्या है, पॉसिबल है, रोटेशन भी पॉसिबल है। तो इसीलिए जैसे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आते हैं, आपके रिजिड बॉडी में आते हैं, तो यहाँ पे जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट होता है, आपका ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे एंड इसी के साथ साथ क्या लग जाता है आपका, रोटेशनल
मोशन लग जाता है, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन लग जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग रोटेशनल मोशन की भी स्टडी हम लोग करेंगे। बस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग इसके साथ साथ क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन की भी स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है तो उसका रोटेशनल मोशन भी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। चलो यार हाँ चलो इक्वल टू 1 मिनट थोड़ा सा चलो। आई थिंक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन, इसके बारे में आपको क्या हो गया, एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना, एक आइडिया लग चुका हो। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसमें स्टार्टिंग जो करते हैं हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ मास से करेंगे, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास है क्या, ठीक है।